ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पहले पार्ट डी तक कंप्लीट कर लिया हुआ है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, तो पहले वीडियो में यहाँ तक का मैंने आपको समझाया हुआ था, पॉइंट नंबर डी तक का। अब हमें आगे करना है। ओके, तो पॉइंट नंबर डी तक बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, जिसमें आपको ए बी और सी ये मैंने आपको क्लियर करके समझाया हुआ है। क्लियर। अब पॉइंट नंबर डी तक हमने 2 स्टेप कवर किया था, डेट इज स्टेप 1 स्टेप 2। ओके, नाउ स्टेप 3। तो हम स्टेप 3 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप 3 और जितने भी स्टेप्स हैं ये आपको इसलिए याद रखना है ताकि आप सीक्वेंस मेंटेन रखो। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं। तो स्टेप 3 क्या है? कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अभी देखो यहाँ पे क्या किया हमने, पॉइंट नंबर डी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर, अब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेके आने हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करने हैं स्टेप 3 में। ओके, तो ये कैसे एडजस्ट होगा? स्टार्ट करेंगे हम पॉइंट नंबर ई से, दैट इज पॉइंट नंबर ई, ऐड। ओके, ऐड करेंगे हम। क्या करेंगे? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, कोई भी करंट एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, ये हम ऐड करेंगे। ओके, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स मींस आपको 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है, सपोज स्टॉक दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का स्टॉक 1 लाख है और करंट ईयर का स्टॉक 50,000 है, यानी क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। तो जो भी करंट एसेट्स डिक्रीज हुए हैं ये हम ऐड करेंगे, और लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है ये हम ऐड करेंगे। तो इस चीज को ध्यान दो, करंट एसेट्स का डिक्रीज और करंट लाइबिलिटीज का इंक्रीज। तो अभी रटना नहीं है इसे, इसे समझेंगे अभी आगे हम। ओके, कि क्यों हो रहा है ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ओके, इसके मैंने अलग से स्लाइड बनाया हुआ है। सो पॉइंट नंबर ई ये है आपका, जो भी करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड। देन पॉइंट नंबर एफ, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ओके, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को लेस करेंगे। तो ये जो 2 इफेक्ट हुआ ये आपको करना है स्टेप 3 में। ओके, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, तो वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर। तो इससे क्या निकल के आएगा हमारा? दैट इज पॉइंट नंबर जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इस स्टेप 3 में हमारा निकल के आया। तो ये कैसे निकला? ये जो डी हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ था, डी ई को ऐड करना था, सो डी प्लस ई माइनस एफ, क्योंकि एफ को लेस करना है। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर। तो पॉइंट नंबर जी तक का ये आपका कवर हुआ। तो स्टेप 3 में आपको क्या देखना है? आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसे लेके आना है। ओके, और क्या कैलकुलेट करना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो ये नाम से समझ में आता है, अब सब चीज को नाम से देखते जाओ। जब आप डी में लेके आए हो, डी में क्या लिखा था? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर लिखा हुआ है। अब इसके बाद में वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेके आना है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो जो भी आपको डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन पे, जितने भी करंट एसेट्स हैं अलग अलग हैं, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, करंट लाइबिलिटीज में आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका डेटा आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ स्टेप 4, कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेड, जो भी इनकम टैक्स पेड है, पेड लिखा हुआ यानी क्या होगा? लेस। पेड है मतलब लेस होगा। और जब भी इनकम टैक्स लिखेंगे हम, अगर कोई रिफंड दिया हुआ है तो उनको एडजस्ट करके लिखेंगे। ओके, रिफंड मतलब कंपनी के पास इनफ्लो आया है और पे मतलब आउटफ्लो हुआ है, तो इन दोनों को एडजस्ट करके लिखेंगे। ओके, सपोज कंपनी ने पे किया 50,000 इनकम टैक्स
और रिफंड दिया हुआ है 25,000, तो आपको 25,000 ही सिर्फ पेमेंट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, ये उल्टा भी हो सकता है, अगर उल्टा होगा तो ये प्लस करना पड़ जाएगा, तो इस चीज़ को समझ के रखो। ओके, इसलिए आपको आउटफ्लो और इनफ्लो को ध्यान दे रहे हैं। तो 25,000 यहाँ पे है, तो ये तो लेस हो जाएगा क्योंकि ये हमको 25,000 पे करना पड़ रहा है। अब ये उल्टा हो गया, हमको पेमेंट 25,000 करना था और रिफंड 50,000 आया, यानी क्या हुआ, हमको 25,000 अब इनकमिंग इनफ्लो है कंपनी पे, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 25,000। क्लियर, यहाँ पे जो लेस लिखा है लेस नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा। क्लियर, समझ में है? तो इस चीज को आपको कॉमन सेंस लगाते रहना है इनफ्लो एंड आउटफ्लोज पे। क्लियर, तो ये हुआ पॉइंट नंबर एच, दैट इज इनकम टैक्स पेड। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखते रहना है, डी ई एफ जी एच। ओके, तो एच तक के हो गया हमारा इनकम टैक्स पेड। तो शुरू में प्रैक्टिस के लिए तो अब याद रखो, बाद में से याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका सीक्वेंस माइंड पे आ गया तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इससे क्या निकल के आया हमारा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, दैट इज स्टेप 4। ओके, तो ये हमारा निकल के आया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, समझ में आया? यानी कि ये जो हमारा पॉइंट नंबर जी आया था, तो जी माइनस एच करेंगे, जी माइनस एच किए तो ये निकल के आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, अब यहाँ पे फिर लिखा हो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करना है। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को आपस से ऐड करना है, ये स्टेप नंबर 5 है। ओके, स्टेप नंबर 5 जिसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। दिस इज द लास्ट स्टेप और यही आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर होगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज को जस्ट एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो शुरू में आपने ऐड किया हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, ओके, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो ऐड हुआ है उसे लेस करना है और जो लेस हुआ उसे ऐड करना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ पे हमने इसे एडजस्ट किया। क्लियर, तो समझ में आया? तो एक्सटर्नरी आइटम्स जब हम स्टेप 1 में कर रहे थे, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है, जो स्टेप 1 में कर रहे थे जस्ट उसी को ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्लियर, आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है, इन्वेस्टिंग से या फिर फाइनेंसिंग से है। तो ऑपरेटिंग का है तो यहाँ पे आएगा, ओके, इन्वेस्टिंग का है तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो इन्वेस्टिंग के समय करेंगे। क्लियर, समझ में आया? तो ये चीज को आपको ध्यान देना है एक्सटर्नरी आइटम्स पे। समझ में आया? एक्सटर्नरी आइटम्स अगर ऑपरेटिंग है तो ही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही एक्सटर्नरी आइटम्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? अब इससे हमारा जो है आंसर आ गया लास्ट, दैट इज जे पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर निगेटिव आ रहा है आंसर तो यूज इन हो जाएगा, यानी कि आउटफ्लो ज़्यादा है कंपनी का, और पॉजिटिव है ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव है, तो फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो निगेटिव आया आंसर, दैट मीन्स यूज्ड इन है, कंपनी का आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, यूज्ड इन मीन्स आउटफ्लो। ओके, और कैश फ्लो फ्रॉम है मीन्स इनफ्लो, यानी कंपनी के पास कैश का बैलेंस बचा हुआ है। क्लियर, तो समझ में आ गया ये? तो स्टेप्स आपको ध्यान देना है, ये 5 स्टेप्स हुए, और साथ ही साथ ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपको याद रखने हैं। क्लियर, तो पॉइंट नंबर डी तक बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लियर, तो ये आपको याद रखने। स्टेप 3 कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, स्टेप 4 कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड स्टेप 5 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज द लास्ट स्टेप। तो ऐसे आपको स्टेप्स याद रखने हैं, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि
पॉइंट नंबर जे तक के कैसे आए हुए। ओके, समझ में आया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कई बार क्वेश्चन पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस ना दिया हो, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ई और एफ जो है वो आप नहीं लिखोगे, आप उसके आगे के ही पॉइंट्स, ये सिर्फ जो आगे लिखा हुआ ये आपके समझने के लिए, ई एफ जी ये सब समझने के लिए, ताकि आपको ये सीक्वेंस याद रहे। ओके, ये कोई स्टेटरी रूल नहीं है कि ई एफ जी एच ऐसा ही लिखना है। ओके, तो ये स्किप करके आप आगे भी इसको करते जाओगे। क्लियर। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, तो ये आपको पूरा 1 to 5 ये दिमाग में रखना है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। क्लियर, समझ में आया ये तो ये हुआ पूरा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अंडर इनडायरेक्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, तो अभी हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना सीखा है, अब इसके आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे। क्लियर। तो अभी हम ये क्यों इफेक्ट हुआ है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को क्यों ऐड किए हैं और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्यों लेस किए हैं, ये अभी समझते हैं। सो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको हम क्या कहेंगे, नेट इफेक्ट इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल पता है आपको, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो फर्स्ट इंक्रीज इन करंट एसेट्स means more purchase of current assets. A previous year, suppose example है, suppose inventory at the beginning was rupees 1 lakh. Okay, that is previous year balance है, और at the year end it was 2 lakh, यानी क्या हुआ, जो स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो सच इंक्रीज इन इन्वेंट्री शोज आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू परचेज ऑफ इन्वेंट्री। ओके, तो ये इंक्रीज कैसे हुआ है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि और ज़्यादा स्टॉक परचेज किया गया, तो परचेज हुआ मतलब क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हो रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मींस परचेज ऑफ करेंट एसेट्स विच डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब परचेज किए हैं तो कैसे परचेज किए, कैश के थ्रू, देयरफॉर इट इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कैश आउटफ्लो हुआ तो आउटफ्लो पता है आपको, उसको डिडक्ट करना है। ओके, तो इसलिए इसे लेस किया जाता है। क्लियर, समझ में आया। अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्यों लेस किया गया, अब इसी लॉजिक से आप आगे बढ़ते जाओ। नाउ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई, मींस पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, पेमेंट किया गया है करंट लायबिलिटीज का, विच डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब पेमेंट हुआ है मतलब क्या हो रहा है, कैश कम होगा, देयरफॉर इट इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब पेमेंट हुआ इसलिए इसे डिडक्ट करेंगे। अब एग्जांपल देख लो, सपोज क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग वाज रुपीज 1 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज 50,000। सच डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स शोज आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इसलिए लेस किया जाता है। तो समझ में आ गया इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को क्यों लेस किया जाता है। ओके, तो ये लॉजिक है। नाउ डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, मींस सेल ऑफ करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हुआ, ये सेल हो रहा है, विच इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब सेल हुआ तो क्या होगा, कैश इनफ्लो आएगा। भाई कोई भी एसेट्स को सेल किए तो क्या होगा, कंपनी के पास कैश आएगा उसके बदले। ओके, फ्री में तो सेल होगा नहीं, देयरफॉर इट इज एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो इसलिए इसे ऐड किया जा रहा है। अब एग्जांपल देखो, सपोज इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग वाज रुपीज 1 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज 70,000। तो ये कैसे हुआ होगा, इन्वेंट्री, सच डिक्रीज इन इन्वेंट्री शोज इनफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू सेल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सेल हो गया। ओके, स्टॉक को हमने सेल कर दिया, समझ में आ गया। तो ये हुआ इसका रीजन, तो इस वजह से ये ऐड होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। नाउ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मीन्स दे आर लेस पेड देन बिफोर। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस लास्ट पॉइंट को ध्यान देना। ओके, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मीन्स दे आर लेस पेड देन बिफोर। अब करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो गया तो ये क्यों हो रहा है इंक्रीज,
which increases cash and cash equivalents, therefore it is added while calculating operating profit. अब इसका एग्जाम्पल समझो. सपोज क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग वॉज ₹1,00,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज ₹3,00,000. क्रेडिटर्स पहले 1,00,000 था, अब 3,00,000 हुआ, यानी इंक्रीज हो गया. सच इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स शो इनफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू लेस पेड ऑफ क्रेडिट परचेज. अब ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि कंपनी ने उतना पेमेंट नहीं किया और क्रेडिटर्स बढ़ते जा रहे हैं. ओके, तो क्रेडिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये सेविंग हुआ कैश का, और सेविंग मीन्स कंपनी के पास इनफ्लो बचा हुआ है कैश, कैश इंक्रीज हुआ, पेमेंट नहीं किया गया, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ. ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ड्यू टू लेस पेड ऑफ क्रेडिट परचेज, कम पेमेंट किया गया है, इसलिए जो क्रेडिटर्स हैं या फिर करंट लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज में शो हो रहा है. क्लियर? तो इस चीज को ध्यान देना है. तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ये इसे लेस करना है, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज से ऐड करना है. अब क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है, यहाँ से आप समझ जाओ, और एक बार समझ के रखोगे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे. तो हर चीज का रीजन जानना है. ओके, तो बिना रीजन जाने अगर आप सिर्फ इसे रट लोगे तो आप कंफ्यूज होगे. क्लियर? तो एक बार समझ गए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है. ओके, अब कुछ और पॉइंट्स करेंगे. दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अगर गुडविल की वैल्यू दी हुई है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की, तो इसे क्या करना है? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. ओके, तो इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल डिक्रीजेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हुई है, इट इज ड्यू टू अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या फिर रिटर्न ऑफ गुडविल. तो क्यों गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हुई है? बिकॉज अमोर्टाइजेशन, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, ये सबको पता है, गुडविल चैप्टर से हमने पढ़ा हुआ है. ओके, और पार्टनरशिप में भी आपने समझा हुआ है. दस इट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स. तो आपने देखा हुआ है कि अमोर्टाइजेशन हमने कहाँ पे किया था? हम जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड करते थे. ओके, फॉर्मेट याद है? तो उसमें हम इसे ऐड करते थे, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. और यही अगर फिक्स्ड एसेट्स का होता तो डेप्रिसिएशन होता, तो डेप्रिसिएशन को भी ऐड किया जाता है. ओके, तो समझ में आ गया? तो इस वजह से जो गुडविल के वैल्यू अगर रिड्यूस दिख रहा है, तो दिस इज ड्यू टू अमोर्टाइजेशन. ओके, अब देखो, अब इसका उल्टा नहीं कर देना है कि इंक्रीज होगा तो फिर वहां पे आपने इसे लेस कर दिया, वैसे नहीं करना है. यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं. इंक्रीज हुआ मतलब क्या होगा? ये एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज हुआ मतलब परचेज है, और परचेज हुआ मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होगा ये. सो इफ द गुडविल इंक्रीजेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, अब गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इट इज ड्यू टू अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ गुडविल. अमाउंट कंपनी ने पे किया है, क्यों? बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ गुडविल. दस इट इज शोन एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ओके, दस इट इज शोन एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इस चीज को ध्यान दोगे. ओके, तो गुडविल की वैल्यू डिक्रीजेज है, तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय लिखते हैं, और कहाँ पे लिखते हैं? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं. और गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई है मतलब ये परचेज है, एसेट्स परचेज है, तो इस वजह से ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. तो ऐसा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है आपको. ओके, तो ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं. ओके, तो ये सब ही ट्विस्ट एग्जाम्स में पूछते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. क्लियर? तो ये लॉजिक लगाना है आपको.